हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RSN मैथ्स। अभी इस वीडियो लेक्चर में हम डबल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट देख रहे हैं और डबल इंटीग्रेशन के कंसेप्ट में हम पर्टिकुलरली डेफाइनाइट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफाइनाइट इंटीग्रल के क्या है ये देखते हैं और उसके बाद डबल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफाइनाइट इंटीग्रेशन में जीरो का इंटीग्रेशन जीरो ही होता है। के टाइम्स एफ ऑफ एक्स है तो के कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आता है। प्लस एडिशन जब फंक्शन होता है इंटीग्रैंड में, इसका हम इसी तरह इंटीग्रेशन लेते हैं। फिर इंटीग्रेशन ए टू बी, ये माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन बी टू ए होता है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं वेरिएबल चेंज होने से ये इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो चेंज नहीं होता है। फिर इंटीग्रेशन ए टू बी है, वही हम ए टू सी और सी टू बी ऐसे लिख सकते हैं। फिर इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स है, वो जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स होता है। उसी तरह इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स जो है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स ऐसे होता है। फिर जो इंटीग्रेशन जीरो टू टू ए है वो जीरो टू ए टाइम्स एफ ऑफ एक्स, जीरो टू ए ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स ऐसे होता है। और थोड़े से जो प्रॉपर्टीज़ है और जो हमने रिडक्शन फार्मूले का कंसेप्ट देखा है, रिडक्शन फार्मूले के जो कंसेप्ट है यहाँ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वो भी थोड़ा सा कंसेप्ट देखेंगे तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो इस कंसेप्ट में हम वो भी कंसेप्ट देखते हैं। ये जो इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है, जब फंक्शन एफ ऑफ एक्स इवन है तो ये टू टाइम जीरो टू ए होता है, और जब फंक्शन ऑड है तो ये जीरो रहता है। फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप देख सकते हैं, बहुत बार देख चुके हैं। इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स जो है ये u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी और उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये इनडेफिनेट इंटीग्रल के लिए है और डेफिनेट इंटीग्रल के लिए इसी तरह इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कंसेप्ट हो जाएगा। फिर जनरलाइज्ड रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फिर दो डिफरेंट कैटेगरीज के फंक्शन होते हैं तो हम ऐसा रूल यूज करते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली यहाँ जनरलाइज्ड रूल यूज करने के लिए ये जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो अलजेब्रिक होता है, तो ही हम ये जनरलाइज्ड रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। तो ये जो अलजेब्रिक फंक्शन u के सक्सेसिव डेरिवेटिव्स ले रहे हैं और जो रिमेनिंग फंक्शन फी है उसका सक्सेसिव इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसी तरह आपका ये जो जनरलाइज्ड रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है हो जाएगा। u एज इट इज इंटू फी का इंटीग्रेशन फी वन हो जाएगा, फिर u का डेरिवेटिव फी वन का इंटीग्रेशन, u डैश का डेरिवेटिव फी टू का इंटीग्रेशन और अल्टरनेटिंग प्लस माइनस साइन देना है। तो इसी तरह ये जनरलाइज्ड रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो जाएगा। अब ये रिडक्शन फॉर्मूला है, इसमें इसका प्रूफ हमने डिटेल में देखा है। अभी तक आपने ये इसका प्रूफ नहीं देखा है तो आप ये वीडियो लेक्चर मेरा जो आप यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है वो भी आप देख सकते हैं। और किसी तरह ये जो इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू साइन रेज टू एन एक्स डी एक्स की ये वैल्यूज आती है, ये एकदम डिटेल में वहाँ दिया है। फिर इंटीग्रेशन जीरो टू पाई साइन रेज टू एन एक्स है, वो टू टाइम जीरो टू पाई बाई टू हो जाएगा सब इंटीजर के लिए, और जीरो टू टू पाई साइन रेज टू एन एक्स है वो फोर टाइम जीरो टू पाई बाई टू हो जाएगा जब n इवन है तो, और यही जीरो हो जाएगा जब n ऑड है तो। और कुछ कंसेप्ट हमने रिडक्शन फार्मूले में देखा है, तो ये जो कंसेप्ट है वही कंसेप्ट आपके सामने फटाफट देते हैं, क्योंकि ये जो हमारा मेन कंसेप्ट है डबल इंटीग्रेशन का वो हम इसके लिए बहुत सारा टाइम देने वाले हैं। तो फिर इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू कॉस रेज टू एन एक्स डी एक्स जो है, जैसे साइन रेज टू एन एक्स का फॉर्मूला था सेम उसी तरह जीरो टू पाई बाई टू के लिए कॉस रेज टू एन एक्स का फॉर्मूला है। फिर जीरो टू पाई कॉस रेज टू एन एक्स है तो ये टू टाइम जीरो टू पाई बाई टू हो जाएगा जब n की वैल्यू इवन है तो, और जब n की वैल्यू ऑड है तो वो जीरो हो जाएगा। और इंटीग्रेशन जीरो टू टू पाई कॉस रेज टू एन एक्स के लिए फोर टाइम्स जीरो टू पाई बाई टू होने वाला है जब n इवन है तो, और n ऑड है तो इसका वैल्यू इंटीग्रेशन की क्या होने वाली है, जीरो। फिर इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू साइन रेज टू एम एक्स इंटू कॉस रेज टू एन एक्स डी एक्स है, तो यहाँ देख सकते हैं साइन की पावर m है तो न्यूमरेटर में m माइनस वन, m माइनस थ्री, m माइनस फाइव ऐसे करते करते लास्ट जो नंबर है या तो वन होगा या तो टू होगा।
ये m के वैल्यू पे डिपेंड है, m इवन है या ऑड है इस पे डिपेंड है। फिर cos की पावर जब यहाँ n है तो इसके रिलेटेड n माइनस वन, n माइनस थ्री, n माइनस फाइव ऐसे करते करते लास्ट नंबर 2 या 1 होगा। फिर m और n जो cos और sin की पावर है इसकी सम करते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट जो टर्म है m प्लस n माइनस टू, नेक्स्ट टर्म होने वाली है m प्लस n माइनस फोर, m प्लस n माइनस सिक्स एंड सो ऑन। और ऐसे करते करते लास्ट जो टर्म है वो आइदर 2 या 1 रहेगी, इनटू p हो जाएगा। लेकिन p के लिए यहाँ देख सकते हैं आप p की वैल्यू π/2 होगी, लेकिन ये π/2 कब होगी, m और n दोनों भी इवन है। तो इसका मतलब साइन की पावर और कॉस की पावर इवन है। तो आपको क्या करना है, ये पार्ट लिखने के बाद π/2 लेना है और रिमेनिंग वैल्यूज ऑफ m एंड n है तो यहाँ p के जगह क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। तो इसी तरह ये जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट आपको डिफाइनाइट इंटीग्रल के रिलेटेड हो जाएंगे। अब ये कंसेप्ट देखने के बाद हमारा एक्चुअल कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसमें भी हमने डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट जो 12th स्टैंडर्ड में देखा है वही कंसेप्ट पहले देखते हैं, और वो कंसेप्ट देखने के बाद हम डबल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो ये जो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के कंसेप्ट में the definite integral of the function f of x from x is equal to a to x is equal to p is defined as, हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये x is equal to a to x is equal to b दे सकते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर भी ये क्या हो जाएगा, ये जो लिमिट्स है वो x के ही लिमिट होने वाले हैं। तो आप लिमिट में x की वैल्यू x is equal to a to x is equal to b लिख सकते हैं तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है, इसका मतलब ये जो लिमिट है वो x के ही लिमिट है। अब द मीनिंग ऑफ इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 है इसका मीनिंग क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ मैंने कर्व दिया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस, अब यहाँ एक्स एक्सिस आपको दिख रहा है और एक्स एक्सिस का इक्वेशन जो है वो y इज इक्वल टू 0 की लाइन होती है। फिर x इज इक्वल टू ये जो डॉटेड लाइन मैंने दिखाया है x इज इक्वल टू ए का लाइन है और x इज इक्वल टू बी, फिर ये डॉटेड लाइन, और इसके अंदर जो आपको डॉटेड का रीजन दिख रहा है इस रीजन का क्या करते हैं, हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। और वही हम ऐसे दिखा सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू b y dx, क्योंकि y की वैल्यू f ऑफ x लेते हैं हम, तो यहाँ जो f ऑफ x है उसे y भी लिख सकते हैं या f ऑफ x एज इट इज आप रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर करने के बाद इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिलेटेड टारगेट रखा था, इसलिए ये फार्मूला हुआ है। उसी तरह ये जो नेक्स्ट इंटीग्रेशन का फार्मूला है, जब x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y है, फंक्शन x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y है, तो यहाँ आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y जो g ऑफ y है, तो g ऑफ y के रिलेटेड क्या हो जाएगा। और फिर हमें यहाँ क्या करना है, y एक्सिस, तो y एक्सिस पे x की लाइन 0 होती है, फिर y इज इक्वल टू सी टू, यह y इज इक्वल टू सी है, तो y इज इक्वल टू डी। तो ग्रीन डॉटेड कलर का जो रीजन है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो इसी तरह ये क्या करना पड़ेगा, हमें रूल यूज करना पड़ेगा। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल का कंसेप्ट देखने के बाद जो हमारा एक्चुअल कंसेप्ट स्टार्ट होता है वो डबल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट। अब इस डबल इंटीग्रेशन के कंसेप्ट में हम 1 बाय 1 कंसेप्ट एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो श्योरली मैं क्या कर सकता हूँ, आपको एश्योरेंस, श्योरली ये जो कंसेप्ट है आपको एकदम डिटेल में समझने वाले हैं। तो यहाँ डबल इंटीग्रेशन में डबल इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई उसे हम जेड मान रहे हैं फ्रॉम x इज इक्वल टू ए टू x इज इक्वल टू बी। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो x इज इक्वल टू ए टू x इज इक्वल टू बी एंड y इज इक्वल टू सी टू y इज इक्वल टू डी, यह y इज इक्वल टू सी और y इज इक्वल टू डी है। इसके अंदर जो कॉमन पार्ट आता है चारों लिमिट के अंदर, तो ये येलो कलर का पार्ट आपको दिख रहा है, तो येलो कलर का पार्ट है वो हम फाइंड आउट करने वाले हैं। लेकिन एक्चुअल जब हम ये इंटीग्रेशन जो z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी एंड y इज इक्वल टू सी टू y इज इक्वल टू डी ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी तरह आपको यहाँ देखना है
अब ये इस तरह लिख सकते हैं, या y इज इक्वल टू सी टू आई इज इक्वल टू डी के बजाय हम y इज इक्वल टू सी टू डी ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा, और यहाँ आप x इज इक्वल टू ए टू बी ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा। अब यहाँ इस टाइप के इंटीग्रेशन में आपको ये जो येलो कलर का एरिया है, वो येलो कलर का एरिया हम अभी नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं। तो येलो कलर का एरिया हम कब फाइंड आउट कर सकते हैं, जब ये एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन है, इस एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन की वैल्यू जब 1 होगी, तो 1 होने के बाद ये येलो कलर का एरिया जो है वो डबल इंटीग्रेशन का यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये जो एफ ऑफ एक्स वाई नॉट इक्वल टू 1 है और नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम एक्चुअली फाइंड आउट क्या करते हैं। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, ये 3 डायमेंशनल का कंसेप्ट है। तो 3 डायमेंशनल के कंसेप्ट में ये क्या होगा, ये x इज इक्वल टू ये जो है प्लेन है, x इज इक्वल टू बी भी प्लेन का काम करेगा, x इज इक्वल वाई इज इक्वल टू सी भी प्लेन का काम करेगा, और ये y इज इक्वल टू डी भी प्लेन का काम करेगा। इसका मतलब ये जो है हम वॉल प्लेन मीन्स वॉल कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वॉल कंसिडर करने के बाद ये चारों तरफ वॉल है, दीवार वॉल है, इसके अंदर जो ये पार्ट है टॉप व्यू देखेंगे तो आपको ये टॉप व्यू देखने के बाद ये जो लाइन है या वॉल है आपको लाइन जैसे दिखेगी, ये भी आपको लाइन जैसे दिख रहा है। तो ये टॉप व्यू लेने के बाद ग्राउंड का सरफेस है, ग्राउंड का जो रीजन है ये आपको दिख रहा है, और जो टॉप या छत हम मान रहे हैं रूम का, वो छत का कंसेप्ट जो है ये z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ये ऊपर का सरफेस है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स या वाई आप दोनों में लेंगे। तो ये x इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी दोनों वॉल है, y इज इक्वल टू सी टू वाई इज इक्वल टू डी ये भी वॉल है, ग्राउंड का सरफेस आपको येलो कलर का दिख रहा है, और ऊपर का जो छत है ये z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। इसमें जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम एक्चुअली हम फाइंड आउट करते हैं, लेकिन ये जो दिखाना है तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ ग्राउंड में क्या आपका रीजन हो जाएगा, यही इस डायग्राम में आपको समझ में आ रहा है। तो ये इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन में आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह ये इंटीग्रेशन ले सकते हैं। तो 2 बार इंटीग्रेशन है, तो पहले हम इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई फर्स्ट ले सकते हैं, और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ले सकते हैं। या तो पहले हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, क्योंकि यह जब लिमिट कांस्टेंट है तो ये लिमिट कांस्टेंट है, इसकी वजह से आप पहले इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी ले सकते हैं और फिर विथ रिस्पेक्ट टू वाई भी, या पहले विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड देन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब ये पार्ट एक हो गया है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, कैसा भी फंक्शन जनरल होता है तो, लेकिन हम और थोड़ा सा आइडिया आपके सामने दे रहे हैं, और हर एक पार्ट के रिलेटेड हम एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं। लेकिन ये जो z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जो फंक्शन है, जब हम फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ वाई ऐसा सेपरेट कर सकते हैं, तो ये जो इंटीग्रल है ये इंटीग्रल है, ये भी इंटीग्रल यहाँ मैंने लिखा है। फिर आप यह देख सकते हैं ये जो लिमिट है, यह लिमिट देने की जरूरत भी नहीं है, देते हैं तो भी चलेगा, नहीं देते हैं तो यह y इज इक्वल टू सी टू डी दिया है, इसका मतलब ये लिमिट y के है और ये लिमिट x के है, ये आपका कंसिडरेशन होने वाला ही है। तो ये जो एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू जब हम ये पुट करेंगे तो ये जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स हो जाएगा, लेकिन ये लिमिट भी कांस्टेंट है, और ये जो इंटीग्रैंड में x के टर्म और y के टर्म में भी हम अलग अलग कर सकते हैं। तो यही जो इंटीग्रेशन का पार्ट है, x के रिलेटेड मैं सेपरेट इंटीग्रेशन ले सकता हूँ, और यहाँ जो मिडल पार्ट में है, तो मिडल पार्ट में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, और यह y का इंटीग्रेशन हम सेपरेटली ले सकते हैं, और इसी तरह हम ये इंटीग्रेशन का कंसेप्ट कर सकते हैं। तो इतना सिंपल इजी कंसेप्ट है, जब लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों भी कांस्टेंट है x और y के। तो इसी तरह ये जो कंसेप्ट है इसके रिलेटेड हम फटाफट एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कितने इजी ये एग्जाम्पल होते हैं सॉल्व करना और इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना। तो एक एग्जाम्पल आपके सामने दे रहे हैं, और वो एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं।
ये इंटीग्रेशन है। अब इस तरह के इंटीग्रेशन में जब हम ऐसा इंटीग्रेशन देते हैं, ये आपके सामने थोड़ा सा पार्ट डिलीट करके दे रहा हो, नहीं तो पहले क्या करते हैं हम, ये इंटीग्रल है तो ये इंटीग्रल को क्या मानते हैं, आई मानते हैं पहले। तो ये इंटीग्रेशन है। ये इंटीग्रेशन में जब ये जो पार्ट है, ये पार्ट नहीं दिया है 0 टू पाई, और यहाँ भी क्या दिया है ऐसा समझ सकते हैं 1 टू 2 दिया है, तो ये लिमिट कांस्टेंट है। तो इस सिचुएशन में आपको ये x के लिमिट कौन से है और y के लिमिट कौन से है ये समझना मुश्किल है। तो इस तरह आपके सामने एग्जाम्पल आते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, x का लिमिट कौन सा भी ले सकते हैं और y का लिमिट कौन सा भी ले सकते हैं। तो ये इसी तरह के एग्जाम्पल है, तो आपको कौन से भी लिमिट कौन से भी वेरिएबल को दे सकते हैं, लेकिन जब लिमिट दोनों के भी कांस्टेंट है तो। अब वेरिएबल लिमिट क्या होते हैं तो क्या करना है, ये हम आगे जाके देखने ही वाले हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में इस पार्ट को ही यहाँ दिया था, तो यहाँ समझने में मुझे दिक्कत नहीं है। ये पहले लिमिट है y इक्वल टू 0 टू पाई है और यहाँ x इज इक्वल टू 1 टू 2 है, तो ये समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम ऊपर के y इज इक्वल टू पाई या x इज इक्वल टू 2 लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा। अब यहाँ इक्वेशन 1 में लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो कांस्टेंट है। यहाँ देखो x इज इक्वल टू 1 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, फिर ये 0 और ये पाई सब कुछ कांस्टेंट है। और ये जो इंटीग्रैंड है, इंटीग्रैंड हम क्या कर सकते हैं, x इंटू ई रेज़ टू वाई सेपरेट सेपरेट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो यहाँ हम ये जो इंटीग्रल 1 है वो इंटीग्रल 1 हम कैसे लिख सकते हैं आपको यहाँ देखना चाहिए। तो ये देखने के बाद आपको पता चलेगा किस सिंपल तरीके से। अब ये y के लिमिट है तो मैं क्या कर रहा हूँ, y के टर्म ही क्या करेंगे पहले इस इंटीग्रेशन में रखने वाले हैं। तो ये जो x को क्या करता हूँ मैं, x और dx जो है वो टर्म क्या करने वाले हैं, हम इस इंटीग्रेशन से बाहर लेने वाले हैं। और ये इंटीग्रेशन से बाहर लेने के बाद क्या हो जाएगा, इसी तरह हो जाएगा। और ये y के रिलेटेड जो टर्म है वो पहले x के रिलेटेड टर्म है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ ब्रैकेट दे रहा हूँ, और y के रिलेटेड टर्म है उसको भी क्या कर रहे हैं हम ब्रैकेट दे रहे हैं। तो किस तरह ये जो x के रिलेटेड और y के रिलेटेड इंटीग्रल है मैंने सेपरेट कर दिया है, क्योंकि यहाँ सिर्फ ये जो इंटीग्रैंड है प्रोडक्ट ऑफ x के और y के टर्म जो थे वो हम सेपरेट सेपरेट कर सकते थे प्रोडक्ट में। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, हम ऐसे प्रोडक्ट में इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। फिर ये जो इंटीग्रेशन आने वाला है, इस इंटीग्रेशन में फिर हम क्या कर सकते हैं, ये जो इंटीग्रेशन है x का इंटीग्रेशन तो आपको मालूम ही है, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² बाई 2 होता है। तो इसका इंटीग्रेशन लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो टर्म है ये x का इंटीग्रेशन लेना है। तो ये x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ x²/2 हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो लिमिट है ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 2 तक है। तो यहाँ x के लिमिट है, आप यहाँ x इज इक्वल टू 1 टू 2 लिख सकते हैं या सिंपली 1 टू 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये x के रिलेटेड इंटीग्रेशन लिया है। तो यहाँ ये एज इट इज़ आप क्या कर सकते हैं, ये डायरेक्ट 1 टू 2 ऐसा भी लिख सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आप देख सकते हैं y का रिलेटेड जो फंक्शन है ई रेज़ टू वाई है, तो ई रेज़ टू वाई का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू वाई ही आता है। और यहाँ लोअर लिमिट जो है वो लोअर लिमिट 0 है, और वो अपर लिमिट जो है वो अपर लिमिट की वैल्यू क्या है, यहाँ पाई है। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रैंड प्रोडक्ट ऑफ एक्स टर्म्स ऑफ एक्स और टर्म्स ऑफ वाई है, और लिमिट जब कांस्टेंट है तो इसी तरह हम इंटीग्रेशन ले सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो इस इंटीग्रेशन में हम ये जो 1/2 है वो 1/2 को क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट बाहर ले सकते हैं लिमिट पुट करने से पहले। तो लिमिट पुट करने से पहले हमने एक 1/2 की टर्म बाहर ली है, और उसके बाद ये जो x² है, x² के लिए हम क्या कर रहे हैं,
अपर लिमिट के लिए और एक्स स्क्वायर की वैल्यू लोअर लिमिट के लिए पुट करने वाले हैं। लेकिन यहाँ एक्स की जो वैल्यू है अपर लिमिट की 2 है और लोअर लिमिट की जो वैल्यू है वो क्या होती है 1 ही होती है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं ये जो ई रेज टू वाई फंक्शन है, ई रेज टू वाई फंक्शन को भी हम उसी तरह करने वाले हैं। यहाँ ई रेज टू वाई के फंक्शन में हम अपर लिमिट के लिए ई रेज टू वाई और यहाँ ई रेज टू वाई ही लिखा है, लेकिन यहाँ पहले वाई की जगह हमें अपर लिमिट जो है पाई, वो अपर लिमिट पाई पुट करना पड़ेगा और यहाँ लोअर लिमिट जो है वो लोअर लिमिट की जगह क्या पुट करना पड़ेगा 0 पुट करना पड़ेगा। तो इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन आपका होना चाहिए। फिर आप यहाँ देख सकते हैं थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे तो ये 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 स्क्वायर 1, तो 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा यहाँ 3 होने वाला है। तो ये जो रिमेनिंग है वो इसी तरह हो जाएगा। और लास्टली ये जो हमने बॉक्स आपके सामने दिया है उस बॉक्स में हम क्या करने वाले हैं फाइनल जो सॉल्यूशन है वो फाइनल सॉल्यूशन यहाँ लिख सकते हैं। तो ये जो 3 है वो 3 को हम क्या कहाँ ले सकते हैं न्यूमरेटर में ले सकते हैं। तो इसी तरह i इज इक्वल टू 3/2 इंटू ई रेज टू पाई माइनस 1। इसी तरह ये जो इंटीग्रेशन है ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब आपको ये जो एग्जाम्पल है इस एग्जाम्पल का यूज करके ही ये एग्जाम्पल आपके सामने दे रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा ये किस तरह ये एग्जाम्पल आपके सामने आते हैं और हमें इसे किस तरह फेस करना है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है x इंटू ई रेज टू एक्स वाई इंटू डी एक्स डी वाई है। अब जब आप ऐसा यहाँ कह दिया है इंटीग्रैंड इज द प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स ऑफ x एंड y, तो x के टर्म सेपरेट और y के टर्म यहाँ सेपरेट नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल का सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा ये क्या करते हैं ये जो पार्ट है हम नेक्स्ट पेज से ही स्टार्ट करते हैं ताकि पूरा कंसेप्ट आपके स्क्रीन पे आपको दिख सकता है। अब ये जैसे सॉल्यूशन लिया है मैंने उसी तरह सॉल्यूशन इसका भी होने वाला है, लेकिन किस तरह हो सकता है इसका सॉल्यूशन वो भी आपके सामने एकदम डिटेल में देने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप ये जो पार्ट मैंने लिखा है ये पार्ट को मुझे क्या करना पड़ेगा फिर i इज इक्वल टू मानना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ हम ऐसे कह सकते हैं लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आर कॉन्स्टेंट। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट्स है तो यहाँ जो इक्वेशन 1 है वो इक्वेशन 1 हम कैसे लिख सकते हैं आप यहाँ दो देख सकते हैं। ये जो इक्वेशन 1 है इक्वेशन 1 में यहाँ हम अब x और y के टर्म में सेपरेट नहीं कर सकते, तो मुझे क्या करना पड़ेगा पहले इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x या विथ रिस्पेक्ट टू y लिखना पड़ेगा। तो ये जो पार्ट है ये पार्ट जो हम एज इट इज लिख रहे हैं तो ये आगे वाला पार्ट कोई भी नहीं आने वाला है, सब कुछ यहाँ से हट जाएगा और यहाँ से हमें दूसरा आइडिया यूज करना पड़ेगा। तो देखते हैं कौन सा दूसरा आइडिया जो यहाँ यूज करना है इतना सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं वो हमें करना है। तो पहले हम इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x तो ले सकते हैं या तो विथ रिस्पेक्ट टू y तो ले सकते हैं। तो मेरा जो टारगेट है ये मेरा टारगेट क्या होगा पहले इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है। तो हम क्या करते हैं ये जो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y के लिए टारगेट है तो x की जो टर्म है x की टर्म उस इंटीग्रेशन के बाहर ले रहे हैं और फिर ये जो dx है वो dx भी क्या कर रहे हैं हम उस इंटीग्रेशन के बाहर ले रहे हैं। तो इसी तरह ये जो इंटीग्रेशन है ओपन ब्रैकेट में दिया है वो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है मुझे y करना है, लेकिन यहाँ भी x की टर्म प्रेजेंट है। तो यहाँ x की टर्म प्रेजेंट है इसका मतलब यहाँ क्या करना है मुझे x की टर्म को कांस्टेंट ट्रीट करके इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है। तो देखते हैं किस तरह इसका इंटीग्रेशन आता है और किसी तरह हमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। अब ये जो ई रेज टू एक्स वाई की जो टर्म है ई रेज टू एक्स वाई का हमें इंटीग्रेशन लेना है। तो आप समझ सकते हैं ई रेज टू एक्स वाई का इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा ई रेज टू एक्स वाई हो जाएगा और ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन जैसे ई रेज टू एक्स अपॉन एक्स का कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में लेते हैं
उसी तरह मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ x डिनोमिनेटर में लेना पड़ेगा और इसके बाद इसके जो लिमिट्स है तो लिमिट्स मुझे लेने पड़ेंगे। तो लिमिट्स के लेने के लिए हम इसी तरह ये जो e रेज टू एक्स वाई का इंटीग्रेशन e रेज टू एक्स वाई अपॉन एक्स हो जाएगा और ये जो लिमिट्स है वो लिमिट्स क्या हो जाएंगे, 0 टू पाई हो जाएंगे। तो यहाँ हम लिमिट ले रहे हैं 0 टू पाई। तो ये इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y तो हो गया है। अब यहाँ y के जगह मुझे क्या करना है, पुट उसके लिमिट्स 0 और पाई पुट करने हैं। लेकिन उससे पहले भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ मुझे y की जगह वैल्यू पुट करनी है। तो ये जो x की टर्म है, x की टर्म हम बाहर ले सकते हैं और यहाँ न्यूमरेटर का x है और ये डिनोमिनेटर का x है। तो ये दोनों क्या होने वाले हैं, कैंसिल होने वाले हैं। तो यहाँ सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, ये पूरा पार्ट है, इस पूरे पार्ट की जगह e रेज टू एक्स वाई और e रेज टू एक्स वाई यहाँ मैंने लिखा है, ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट के लिए लिखा है। x का तो कैंसलेशन तो हुआ ही है। यहाँ मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, ये y के जगह y का जो अपर लिमिट है वो अपर लिमिट क्या होता है, पाई होता है, वो पाई लेना है। और यहाँ x इंटू वाई की जो वैल्यू है वो लोअर लिमिट क्या है, 0 है। इसी तरह हम क्या करने वाले हैं, लोअर लिमिट लेने वाले हैं। फिर इसके बाद जो सिंप्लीफिकेशन होने वाला है तो e रेज टू एक्स इंटू जीरो, ई रेज टू जीरो क्या होगा, 1 होगा और इसी तरह आपका इंटीग्रेशन होगा। अब ये सिंगल इंटीग्रेशन रहता है तो ये x इज इक्वल टू 1 टू एक्स इज इक्वल टू 2, ये दोनों भी हम कैंसिल कर देंगे लिमिट, तो भी ये x के ही लिमिट होने वाली है। इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। अब इसका भी इंटीग्रेशन हमें विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको ही इंटीग्रेशन के बाहर लेने के बाद ये e रेज टू पाई एक्स का इंटीग्रेशन आपको समझ में आया होगा। e रेज टू पाई एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेना है, x लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन e रेज टू पाई एक्स अपॉन क्या होने वाला है, x का जो कोएफिशिएंट है वो x का कोएफिशिएंट यहाँ आ जाएगा और यहाँ 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x लेते हैं हम। तो यहाँ जो इंटीग्रेशन होने वाला है 1 का x हो जाएगा और इसके रिलेटेड जो लिमिट्स है वो लिमिट्स क्या होने वाले हैं, 1 टू 2 होने वाले हैं। तो इसी तरह ये जो इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है वो इंटीग्रेशन का कंसेप्ट हम यहाँ देख सकते हैं। फिर ये जो टर्म्स है इस पार्ट में हमें क्या करना है, ये जो पार्ट आपके सामने दे रहे हैं इसमें अपर लिमिट और इसी पार्ट में हमें लोअर लिमिट पुट करना है। तो अपर लिमिट जो है x के रिलेटेड वो क्या है, 2 है। तो क्या हो जाएगा, e रेज टू 2 पाई अपन पाई माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ लोअर लिमिट जो है वो क्या है, 1 है। तो x की वैल्यू जो है वो हम क्या करने वाले हैं, 1 पुट करने वाले हैं। तो इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन हमें करना है और ये सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये पार्ट जब सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट के बाहर लिख रहा हूँ ये टर्म और ये टर्म में भी हम ब्रैकेट के बाहर लेंगे। तो ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने के बाद पहली टर्म माइनस हो जाएगी और दूसरी टर्म प्लस हो जाएगी। लेकिन यहाँ आप क्या कर सकते हैं, ई रेज टू 1 पाई है वो ई रेज टू पाई ही लिख सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में हम ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये -2 + 1 जो है वो हम कैसे लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई जो करना है हमें, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ डिनोमिनेटर में पाई इन दोनों की टर्म में भी है, ई रेज टू पाई है। तो हम क्या कर सकते हैं, ई रेज टू पाई को कॉमन ले सकते हैं और ई रेज टू पाई कॉमन लेने के बाद ये जो रिमेनिंग टर्म है ई रेज टू पाई अपॉन पाई जब हम कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग टर्म हमारे लिए क्या बचेगी, ई रेज टू पाई -1 ही बचेगी। और इसी तरह ये जो इंटीग्रेशन है इस इंटीग्रेशन का हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको देखना है किस तरह का इंटीग्रेशन आपके सामने है, लिमिट कांस्टेंट है या वेरिएबल है। अभी तक हमारा लिमिट कांस्टेंट का ही कंसेप्ट चल रहा है तो कांस्टेंट के रिलेटेड ही बोलने वाले हैं हम। लिमिट कांस्टेंट है लेकिन इंटीग्रेंड हम सेपरेट नहीं कर सकते थे, तो पहले इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई लिया है और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद या तो आप पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी ले सकते थे यहाँ एंड देन विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो आपको उस एग्जाम्पल के हिसाब से ये सिचुएशन आपको हैंडल करनी है, वो आपको आना चाहिए।
तो इसी तरह हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखने वाले हैं। ये पहला लेक्चर है, इसलिए हमने थोड़ा सा बेसिक लेने के बाद सिंपल सिंपल एग्जाम्पल आपके सामने दिए हैं। हम बहुत सारे एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के रिलेटेड है, वो एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो आपको ये चैनल जो है हमारा RSN मैथ्स वो सब्सक्राइब करना है, और ये जो वीडियो है प्लीज़ वो लाइक करो और फ्रेंड के साथ शेयर करो, ताकि आपके फ्रेंड को भी इसका बेनिफिट मिल सके।